Friends, how are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है स्पॉटिंग द एरर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पॉटिंग द एरर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि उनकी एक हैबिट होती है कि सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस, आपको 10 सेंटेंस दिए जाएंगे और इस सीरीज़ का नाम रखा गया है 10 कदम। क्या नाम रखा गया है? 10 कदम। इसमें आपको 10 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और ये 10 सेंटेंसेस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में वो ज़रूर आएंगे। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आपके पास एक रफ और पेन होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हैं मैं आपको डिस्कस करूंगा एंड यू हैव टू राइट देम, आपको उनको लिखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर आपके 5 सेंटेंसेस लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 सेंटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5 सेंटेंसेस हम लोग और लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि जो 5 सेंटेंसेस आपके बोर्ड पर हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। यू कैन स्टॉप द वीडियो, आप वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू थिंक ओवर दिस 5 सेंटेंसेस। आप इन 5 सेंटेंसेस पर क्या करें, थिंक करें, सोचें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा, लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। याद रखिएगा ये 5 सेंटेंसेस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और इसके बाद 5 सेंटेंसेस आपको और दिए जाएंगे। तो आपके पास रफ और पेन होना चाहिए। तो देखिए आपका पहला सेंटेंस क्या है, ही इज़ कैपेबल। कैपेबल का मतलब आप जानते हैं योग्य होना। ही इज़ कैपेबल टू डू दिस वर्क, मतलब वो इस काम को करने में योग्य है विद द स्टिपुलेटेड पीरियड। स्टिपुलेटेड का मतलब ये होता है कि जो एक टाइम डिसाइड किया गया है, एक पीरियड डिसाइड किया गया है, उस पीरियड में वो इस काम को ख़त्म करने में योग्य है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ही इज़, दिस इज़ ए पार्ट, और उसके बाद कैपेबल टू डू दिस वर्क, यहाँ पर हमारा बी पार्ट हो गया, और विद द स्टिपुलेटेड पीरियड ये हमारा सी हो गया, और लास्ट में हमारा क्या है, डी, नो एरर। तो ज़्यादातर होता क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इनमें भी सेंटेंस में ए गलती, बी, सी, और बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो ये मानते हैं कि सेंटेंस नो एरर। तो कब आपको नो एरर की तरफ ध्यान देना है, जब सेंटेंस में ये लगे कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, देयर इज़ नो ग्रामेटिकल मिस्टेक इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। जब आप ये सेटिस्फाई हो जाएं कि ओके आई एम सेटिस्फाइड, मैं अब सेटिस्फाइड हो गया, इसमें कोई भी टेंस से रिलेटेड या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड या वर्ड पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तभी वो नो एरर माना जाता है। और मोस्टली क्या होता है, जो एग्जामिनेशन में जो सेंटेंस दिए जाते हैं मोस्टली उसमें एरर होता है। तो चलिए आप लोग डिसाइड करिए विच पोर्शन इज़ रॉन्ग, कौन सा पोर्शन गलत है। तो देखिए ही इज़, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती बिकॉज इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर की भी बात नहीं है, ही के साथ इज़ ही लगता है, ही इज़। फिर उसके बाद लिखा है कैपेबल। तो कैपेबल का मतलब क्या होता है, योग्य होना, टू डू दिस वर्क, इस काम को करने में, विद द स्टिपुलेटेड पीरियड। स्टिपुलेटेड का मतलब एक गिवन पीरियड में, एक दिए गए टाइम में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये पोर्शन हमारा क्या है, दैट इज़ रॉन्ग, गलत है। रीज़न क्या होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जब आप रीज़न जान लेंगे तो डेफिनेटली अगर इस तरीके की एरर अगर आपको बाद में भी दिखाई पड़ती है तो डेफिनेटली यू कैन हैंडल, आप उसको बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए रीज़न क्या है, कहीं पर भी आपको कैपेबल दिखाई पड़े तो कैपेबल, दिस इज़ एन एडजेक्टिव, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। कैपेबल का मतलब योग्य होना, और इसके साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन चलता है, और वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है आपका, ऑफ है, सिंगल ऑफ, नॉट डबल। ओ एफ एफ की बात नहीं हो रही, ओ एफ। तो कहीं पर भी अगर आपको कैपेबल वर्ड दिखाई पड़ता है तो आफ्टर इट यू नीड प्रीपोजिशन ऑफ, इसके बाद आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना पड़ेगा। और कोई भी प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद जो वर्ब होती है, सपोज इफ़ यू फाइंड एनी वर्ब आफ्टर एनी प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको कोई वर्ब दिखाई पड़ती है तो उसमें इंग फॉर्म लगता है। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा आई एम कैपेबल,
आई एम कैपेबल, आफ्टर दैट ऑफ आपको लगाना पड़ेगा, आई एम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग, आई एम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग, और उसके बाद क्या लिखा हुआ, दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मतलब मैं इस प्रश्न को हल करने में योग्य हूँ। तो यहाँ पर हमारा एरर क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर, ही इज़ कैपेबल ऑफ, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑफ डूइंग। इज इट क्लियर। तो इस तरीके की पॉइंट को आपको नोट करते भी चलना है, ताकि ये कहीं पर भी एग्जामिनेशन में अगर दोबारा दिखाई पड़े तो आप बड़े आसानी से समझ लें। तो आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, चलिए दूसरा सेंटेंस बताइए। I'll send my servant, यहाँ पर क्या लिखा, I will send my servant, मैं अपने सर्वेंट को भेजूंगा, बट आई कैन नॉट इंश्योर, लेकिन मैं इंश्योर नहीं कर सकता हूँ। इंश्योर करने का मतलब एक तरीके से सुनिश्चित नहीं कर सकता हूँ, दैट ही विल रीच देयर, कि वो वहाँ पहुँच जाएगा, इन टाइम। इन टाइम का मतलब समय में, मतलब समय रहते हुए थोड़ा पहले वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो चलिए डिसाइड करिए व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आई के अकॉर्डिंग शैल लगाना होगा, बिकॉज विद द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाते हैं, शैल, और बाकी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाते हैं, विल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि डेफिनेटली इसी में ही प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, विल और शैल का जो मुद्दा होता है वो बहुत कॉमन एरर का इश्यू नहीं होता है। आप विल भी ले सकते हैं, शैल भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर दिखाई पड़े तो आप उस चीज़ को एरर मत मानिएगा। सबसे पहले आगे आप देख लें कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे लिखा आई विल सेंड, विल के बाद सेंड फर्स्ट फॉर्म भी है, नो प्रॉब्लम। आई विल सेंड माई सर्वेंट, माई सर्वेंट का मतलब मैं अपने नौकर को भेजूंगा, बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। तो क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द सेंटेंस, इस सेंटेंस के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली बिल्कुल सही आपने पकड़ा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंश्योर नहीं होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, लेट्स सी। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बोर्ड पर आपके 3 वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं, एक है एश्योर, और एक है आपका इंश्योर, और एक वर्ड है आपका इंश्योर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो यहाँ पर सबकी मीनिंग देखते हैं। तो एश्योर करने का मतलब क्या होता है कि आप आश्वासन देते हैं। मतलब अगर हम इसको ये बोले एश्योर करना, तो एक तरीके से डिक्लेयर अर्नेस्टली, मतलब एक तरीके का आश्वासन देना। आप हिंदी में लिखते चलें, तो एश्योर करने का मतलब आश्वासन देना। जैसे किसी ने कहा आई एश्योर यू ऑफ माई सपोर्ट, आई एश्योर यू ऑफ माई सपोर्ट। जैसे किसी ने कहा आई एश्योर यू ऑफ माई सपोर्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें अपने सपोर्ट का क्या करता हूँ, आश्वासन देता हूँ, एक तरीके का भरोसा देता हूँ। तो एश्योर करने का मतलब आश्वासन देना। अब यहाँ पर हमारा दूसरा वर्ड क्या है, इंश्योर। तो इन प्लस श्योर, तो इन अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो कैसे बनेगा, ये हमारा बनेगा इन प्लस श्योर। तो इन श्योर का मतलब एक तरीके से श्योर, आप नहीं बोलते यू आर श्योर, आप क्या है, श्योर है। तो श्योर का मतलब एक तरीके से निश्चित होना। तो इन श्योर करने का मतलब कोई चीज़ को सुनिश्चित कर देना, मतलब मेक श्योर, इस चीज़ को क्या किया जाएगा, मेक श्योर किया जाएगा। तो इंश्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मेक श्योर कर देना, क्या कर देना, मेक श्योर, उस चीज़ को सुनिश्चित कर देना। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंश्योर। तो आप लोगों ने सुना होगा इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस जहाँ पर बीमा होता है। तो इंश्योर करने का मतलब ये होता है कि किसी नुकसान या कोई डैमेज के अगेंस्ट जब आप अपने आप को इंश्योर करते हैं, मतलब जब बीमा कराते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योर करना। तो इंश्योर करने का मतलब क्या होता है, बीमा करना। अब यहाँ पर बीमा करने का तो सेंस नहीं है, बिकॉज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। देखिए कॉमन एरर में क्या होता है, जब तक आप मीनिंग नहीं समझते हैं, जब तक सेंटेंस की मीनिंग आप नहीं निकालते हैं, तब तक आप श्योर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, आई विल सेंड माई सर्वेंट,
मैं अपने नौकर को भेजूंगा, बट आई कैन नॉट इंश्योर। तो इंश्योर को लॉजिक यहाँ बीमा कराने से तो नहीं है, दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, कि वो वहाँ टाइम पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, इंश्योर नहीं होना चाहिए बल्कि इंश्योर। व्हाट शुड बी द स्पेलिंग, EN नहीं होना चाहिए। इंश्योर करने का मतलब सुनिश्चित करना। तो आई कैन नॉट इंश्योर मतलब मैं सुनिश्चित नहीं कर सकता हूँ दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, कि वो टाइम पर वहाँ पहुँच जाएगा। तो आजकल जो एरर होती है वो अक्सर आप देखेंगे कि वो स्पेलिंग पर भी बेस्ड होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ठीक ही है, टेंस भी है, नरेशन भी होता है, वॉइस भी होता है, और साथ ही साथ आपका जो वर्ड पावर होता है ना, उस पर भी आपको एरर दिखाई पड़ेगी। तो आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए थर्ड को हम लोग लेते हैं। द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में। आप डिसाइड करिए, बहुत छोटी सी एरर है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये सब एरर ऐसी एरर ली गई हैं जो अक्सर आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में रिपीट होती रहती हैं। तो शुरुआत तो हम लोगों ने कर ही लिया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी जो टफ से टफ एरर है उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है। द पीरियड मतलब काल या समय बिटवीन 1980 और 1990, क्लियर हो गया होगा, जबान पर आ गया। बिटवीन एंड कहीं पर भी आप देखेंगे तो एक कम्बिनेशन होता है, और वो कम्बिनेशन क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, बिटवीन एंड। कहीं पर भी अगर आपको बिटवीन आया तो डेफिनेटली उसके बाद एंड लगेगा। और फ्रॉम टू कम्बिनेशन होता है, क्या होता है, फ्रॉम टू। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा ही वॉज standing between the table and the desk, suppose that, and the chair, suppose। अब यहाँ पर क्या लॉजिक है, he was standing, वो खड़ा था, between the table and the chair, किसके बीच में, between the table, suppose that one side is table and one side is chair, in the mid, जो बीच की पोजीशन है उसी को क्या दिखा रहा है, between। तो always remember, हमेशा याद रखिएगा कि between के साथ आपको क्या लेना होगा, एंड लेना होगा, और फ्रॉम के साथ क्या लेना होगा, टू। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम 9 to 10, ये बोला जाता है। तो हमारा करेक्शन क्या होना चाहिए, द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990। तो यहाँ पर हमारा टू नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एंड हो जाएगा। बहुत छोटी सी एरर थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइज का मतलब शामिल करना, ऑफ मैनी एयर कंडीशनड रूम, एयर कंडीशनड, आई मीन टू से एयर कंडीशन इक्विप्ड, जहाँ पर एयर कंडीशन AC लगा होगा, रूम्स हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एरर है और काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की एरर है। तो नाउ यू डिसाइड, आप डिसाइड करें कि क्या प्रॉब्लम है। द सेक्रेटेरिएट, ए पोर्शन, इसमें तो कोई एरर नहीं नज़र आ रही है। कंप्राइजेज एंड सेक्रेटेरिएट इज़ अ सिंगुलर, तो कंप्राइजेज में ऑफ लगा हुआ है, सॉरी एस लगा हुआ है। कंप्राइजेज ऑफ करने का मतलब शामिल करना। मैनी एयर कंडीशनड रूम, बहुत सारे यहाँ पर एयर कंडीशनड रूम हैं। तो विच पोर्शन इज रॉन्ग हियर, कौन सा पोर्शन यहाँ पर गलत है, जो डिसाइड कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए होता क्या है कि कंप्राइज, तो कंप्राइज करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को शामिल करना, मतलब एक तरीके से इंक्लूड करना। इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड, शामिल करना। और अगर हम इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो कैसे बनती है, कंप्राइज्ड, COMPRISED। दिस इज योर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। यही आपकी सेकंड बन जाएगी, यही थर्ड फॉर्म। तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, नथिंग। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा दिस रूम कंप्राइजेस मेनी फैंस, अगर हमने ये बोल दिया दिस रूम, ये कमरा जो है कंप्राइजेस
कंप्राइजेस करने का मतलब इंक्लूड, शामिल करता है। मैनी फैंस, बहुत सारे फैंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देयर आर मैनी फैंस इन दिस रूम, मतलब इस कमरे में बहुत सारे फैंस हैं। तो कंप्राइज के बाद कोई प्रीपोजिशन आपको नहीं लगाना होगा। और अगर मान लिया जाए, सपोज करें, अगर आपको चीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाए, सपोज करें कि अगर आपको बी लगा मिले, बी प्लस कंप्राइज्ड, यहाँ पर चेंज हो जाएगा कंप्राइज्ड, तब इसके साथ प्रीपोजिशन आपको क्या लेना होगा? ऑफ। और बी का मतलब क्या होता है? देयर आर 5 वर्ब्स, इसके अंदर 5 वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इज़, आर, एम, वाज एंड वर। दे आर 5 वर्ब्स, ये हमारी 5 वर्ब्स हैं। सपोज एनीबडी इज सेइंग बी फॉर्म, तो हमेशा आप याद रखिएगा देयर आर 5 वर्ब्स। इसके अंदर कितनी वर्ब्स होती हैं? दे आर 5। तो अगर कहीं पर बी मिले और उसके बाद बी फॉर्म मतलब इज, आर, एम कुछ भी मिल जाए और उसके बाद कंप्राइज्ड मिले, तब उसके बाद आप प्रीपोजिशन ऑफ लगा सकते हैं। लगा सकते हैं का मतलब लगाया जाता है। अब जैसे इसी चीज़ को अगर हम ऐसे बोल दें, दिस रूम इज कंप्राइज्ड ऑफ, और उसके बाद क्या बोल दिया जाए? मैनी फैंस, लाइक दिस। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? दिस रूम इज कंप्राइज्ड ऑफ। तो जब इज, आर, एम, वाज, वर के बाद कंप्राइज्ड जब मिलेगा, तभी आप प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, एक और टॉपिक होता है इसमें। अब एक वर्ड और हम लोग ले लेते हैं। एक वर्ड हमारा होता है कंसिस्ट। कंसिस्ट का भी मतलब क्या होता है? शामिल करना, इंक्लूड करना। आप लोगों ने सुना होगा कंसिस्ट। तो कंसिस्ट करने का मतलब क्या होता है? शामिल करना। अब कंसिस्ट की अगर हम लोग सेकंड थर्ड फॉर्म बोलें तो आपको केवल ईडी जोड़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेड। और इसके साथ हमेशा आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना ही है। ऑलवेज, हमेशा इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? ऑफ लगता है। जैसे मान लिया जाए, हमने लिखा है कि एग्जाम्पल, द केक कंसिस्ट, द केक कंसिस्ट ऑफ। तो इसका मतलब ये हुआ द केक जो है वो कंसिस्ट ऑफ, मतलब केक जो है वो रखता है, मतलब इसमें है, इन्वॉल्व है। क्या क्या है? शुगर, सपोज करें शुगर हो गया, फ्लोर का मतलब आटा होता है, फ्लोर, एंड और क्या है? बटर। तो इतनी चीज़ें इसमें क्या हैं? इंक्लूड हैं। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? द केक कंसिस्ट ऑफ शुगर, फ्लोर एंड बटर। तो 3 पॉइंट मैंने बताया आपको। पहला पॉइंट क्या है? अगर कंप्राइज अगर अकेले मिलता है, नो बी फॉर्म, जहाँ पर बी फॉर्म नहीं है, नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन आप मत लगाइएगा। और अगर इज, आर, एम, वाज, वर, इनके बाद कंप्राइज्ड ईडी लगा हुआ मिले, तो आफ्टर दैट यू नीड प्रीपोजिशन ऑफ। तो इसके साथ आपको प्रीपोजिशन क्या लेना होगा? ऑफ लेना होगा। और अगर आपको कंसिस्ट मिले, कंसिस्ट का भी मतलब शामिल करना, तो ऑलवेज रिमेंबर, तो हमेशा याद रखिएगा आपको प्रीपोजिशन क्या लेना पड़ेगा? ऑफ लेना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हमारा। चलिए, अब हम लोग लास्ट सेंटेंस लेते हैं। यू शुड अवॉइड, आपको अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। टू ट्रेवल मतलब यात्रा करने से, इन द रश आवर। रश आवर का मतलब बहुत ही भीड़ भाड़ वाले घंटे में। तो डिसाइड करिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? यू शुड, तो शुड में तो प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें चाहिए। अवॉइड, तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए, अवॉइड सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? यू नो, केवल आपको ईडी जोड़ देना होगा, अवॉइडेड। अब इसी तरीके से एक वर्ड है माइंड, और इसकी हम सेकेंड थर्ड फॉर्म बोलें तो क्या बनेगा? माइंडेड। लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर 2 ही वर्ड मैं दे रहा हूँ आपको, अवॉइड एंड माइंड। माइंड इट इज़ नॉट अ नाउन, इट इज़ अ वर्ब। यहाँ पर ये वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, और जब इनका हम लोग यूज़ करते हैं तो इनके बाद जो वर्ब होती है उसमें इंग फॉर्म लगती है।
आई मीन टू से दैट इज़ जेरंड। अब जेरंड क्या होता है, जस्ट फॉरगेट, अभी आप उसके बारे में मत सोचें, बस ये सोच लें कि अगर ये सारी वर्ब मिलेगी और उसके बाद कोई वर्ब आती है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज ing फॉर्म। तो वहाँ पर हमें क्या लेना होता है, ing लेना होता है। जैसे मान लिया जाए ही अवॉइडेड, ही अवॉइडेड मतलब वो बचा, ही अवॉइडेड मीटिंग अस। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ही अवॉइडेड मीटिंग अस, उसने हम लोगों से मीटिंग मतलब मुलाकात करने को अवॉइड किया, मतलब बचा, इग्नोर किया। अब ऐसा आप नहीं बोल सकते ही अवॉइडेड टू मीट अस, दैट इज़ रॉन्ग। और अगर हम लोग माइंड की बात करें, माइंड, द सेकेंड फॉर्म ऑफ इट इज़ माइंडेड। माइंड की सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, माइंडेड। अगर हम लोग माइंड करते हैं तो कैसे बोलते हैं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा डोंट माइंड। डोंट माइंड का मतलब डोंट थिंक इट बैड, मतलब इस चीज़ को बुरा मत माने। तो जैसे एक सेंटेंस है, आई डू नॉट माइंड, आई डू नॉट माइंड स्टैंडिंग हियर, आई डू नॉट माइंड स्टैंडिंग हियर। सपोज समबडी इज सेइंग आई डू नॉट माइंड, मतलब मैं माइंड नहीं करता हूँ, स्टैंडिंग हियर, यहाँ पर खड़े होने को मैं माइंड नहीं करता हूँ। माइंड करने का मतलब एक तरीके से बुरा मानना, मतलब एक तरीके से उस चीज़ को गलत सोचना। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए, यू शुड अवॉइड, और उसके बाद क्या होना चाहिए, ट्रैवलिंग। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, ट्रैवलिंग। इज़ इट क्लियर, समझ में आ गया। और यहाँ पर कंप्राइज के बाद आपको प्रीपोजिशन क्या करना था, हटाना था। तो द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस मैनी एयर कंडीशनड रूम्स। तो चलिए ये 5 सेंटेंसेस हो गए हैं और इसके बाद हम लोग 5 सेंटेंसेस और लेते हैं। याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। कुछ ना कुछ इनमें से आपको ज़रूर दिखाई पड़े। सेंटेंसेस आपके और हैं, आप जैसे देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आप ये डिसाइड करें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। देयर इज़ ओनली मतलब ओनली का मतलब एकलौता, वन ऑफ हिज नॉवेल्स मतलब उसकी जितनी भी नॉवेल्स है उसमें से केवल एक ही, दैट आर वर्थ रीडिंग, जो वर्थ रीडिंग है। वर्थ रीडिंग का मतलब दैट इज़ सूटेबल फॉर रीडिंग, जो पढ़ने लायक है। तो आप डिसाइड करें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं देयर। जब कहीं पर भी सेंटेंस की बिगिनिंग अगर आप देयर से पाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, तो देयर जो होता है ना वो वर्ब को डिसाइड नहीं करता है, बल्कि देयर के बाद जो उसका सब्जेक्ट आता है, दैट सब्जेक्ट्स या दैट वर्ड डिसाइड्स द वर्ब, वही वर्ड वर्ब को क्या करता है, डिसाइड करता है। जैसे मान लिया जाए हमने ये बोल दिया देयर इज, सपोज आप जैसे हमने लिखा देयर आर और उसके बाद लिखा मेनी और उसके बाद लिखा बॉयज, तो देयर विल नॉट डिसाइड द वर्ब हियर। यहाँ पर देयर वर्ब को नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि कौन डिसाइड करेगा, मेनी बॉयज, बहुत सारे बॉयज लड़के। तो मेनी बॉयज जो है वो हमारा क्या है, प्लूरल में, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या लगाया गया, आर यूज़ किया गया। और अगर आपको ये मिले देयर इज़ मच वाटर, देयर इज़ मच वाटर का मतलब क्या होता है, यू नो, बहुत ज़्यादा पानी है। तो विच वर्ड विल डिसाइड द वर्ब हियर, यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वर्ब को डिसाइड करेगा, तो मच वाटर। तो मच वाटर दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल जो होता है वो कभी प्लूरल नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसी वजह से क्या यूज़ किया गया, यहाँ पर इज़ यूज़ किया गया है। तो चलिए देयर इज़ ओनली वन, यहाँ पर क्या लिखा, ओनली वन। ओनली वन का मतलब केवल इकलौता है, ऑफ हिज नॉवेल्स। अच्छा देखने से लग रहा है कि हिज नॉवेल्स तो प्लूरल में है, तो यहाँ पर आर हो जाना चाहिए, लेकिन हमें इसकी मीनिंग भी जानना है। देखिए ग्रामर का रूल ठीक है, लेकिन आपको सेंटेंस की मीनिंग को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप मीनिंग जानते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो देयर इज़ ओनली वन मतलब ओनली वन मतलब इकलौता, ऑफ हिज नॉवेल्स मतलब उसकी जितनी भी नॉवेल्स है उसमें से केवल इकलौता है। तो यहाँ पर हमारा जो सेंस है इट इज़ दैट ऑफ सिंगुलर। किसका सेंस है, वो सिंगुलर का है। तो इस वजह से इज़ यहाँ पर बिल्कुल सही है। देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, नॉवेल्स प्लूरल है, क्योंकि कहीं पर अगर वन ऑफ लगा होता है तो उसके बाद जो आने वाला नाउन होता है, हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा प्लूरल होता है। कहीं पर भी आए
वन ऑफ माई फ्रेंड। तो ये सेंटेंस क्या है? दैट इज़ रॉन्ग, गलत है, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको वन ऑफ कम्बिनेशन अगर आप पाते हैं, उसके बाद जो नाउन होता है दैट इज़ प्लूरल, वो क्या होता है हमारा? प्लूरल होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड नहीं होगा बल्कि क्या होगा? फ्रेंड्स होगा। तो यहाँ पर तो ठीक है, हिज नॉवेल्स, इट्स ओके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दैट आर वर्थ रीडिंग। दैट आर वर्थ रीडिंग का मतलब जो पढ़ने लायक है। तो इसी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखने से तो लगता है कि नॉवेल्स प्लूरल है, डेफिनेटली आर होना चाहिए, बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज, यहाँ पर सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो केवल एक नॉवेल की बात कर रहा है। जितनी भी नॉवेल्स हैं उसकी, उसमें से केवल एक ही वर्थ रीडिंग है। तो यहाँ पर जो आइडिया निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? सिंगुलर का निकल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो हमेशा आप याद रखिएगा कि नाउ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो। आपको सेंटेंस की मीनिंग को भी समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है या प्लूरल यूज़ करना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आई नीड का मतलब मुझे ज़रूरत है, दैट मनी, उस पैसे की, सो डेस्परेटली। तो डेस्परेटली का मतलब बहुत ही बैडली, बहुत बुरी तरीके से। इट वॉज लाइक माना फ्रॉम हेवन। माना फ्रॉम हेवन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन वो आपके पास एक ऐसे टाइम पर आ जाए जब आपको बहुत उसकी ज़रूरत हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं माना फ्रॉम हेवन। वैसे माना का मतलब क्या होता है? अगर आप देखते हैं माना अकेले का मतलब, तो इसका मतलब होता है डिवाइन फूड, मतलब एक तरीके का ईश्वरीय जो भोजन होता है उसको कहा जाता है माना ड्यू। इज इट क्लियर? माना ड्यू दैट इज़ डिवाइन फूड, मतलब एक ईश्वरीय भोजन। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, माना फ्रॉम हेवन। तो माना फ्रॉम हेवन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़, सपोज दैट यू आर इन नीड ऑफ मनी, आपको पैसे की ज़रूरत है और उसी टाइम अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई हेल्प मिल जाए जिसकी आपने आशा न किया हो, तो वो क्या बन जाता? माना फ्रॉम हेवन। मतलब एक मुसीबत के टाइम या आवश्यकता के टाइम जो मदद मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माना फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पर क्या लिखा? आई नीड दैट मनी, मुझे उस पैसे की ज़रूरत थी, सो डेस्परेटली, इतनी ज़्यादा। इट वॉज लाइक माना फ्रॉम हेवन, मतलब ये एक माना फ्रॉम हेवन हुआ। माना फ्रॉम हेवन ऐसा लग रहा है कि ये एक ईश्वरीय मदद हुई। व्हेन इट अराइव्ड, जब ये क्या हुआ? अराइव्ड हुआ। अराइव्ड का मतलब जब ये मेरे पास आया। तो यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट की बात है तो नीडेड कर दिया जाए, हाँ, क्योंकि सारा मैटर जो है वो किस में है? इट इज़ इन पास्ट। तो आप डिसाइड करें कि क्या प्रॉब्लम है। आई नीडेड में कोई प्रॉब्लम है, या दैट मनी में, या सो डिस्परेटली में। इट वॉज लाइक माना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। विच पोर्शन इज रॉन्ग हियर? यहाँ पर कौन सा पोर्शन आपका गलत है? यू टेक डिसीजन। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए, कहीं पर भी अगर आपको शो मिलता है, शो का मतलब इतना, इसलिए नहीं। सपोज़ अगर आप कहीं पर शो पाते हैं और उसके बाद मान लिया जाए कोई एडजेक्टिव आपको मिलता है और एडवर्ब या कोई एडवर्ब मिलता है, तो उसके बाद आपको क्या लेना होता है? दैट। सपोज़ जैसे किसी ने कहा आई वॉज शो, राइट, आई वॉज शो एंड आफ्टर दैट टायर्ड, मैं इतना ज़्यादा टायर्ड था, मतलब इतना ज़्यादा थका था, दैट आई स्लेप्ट, कि मैं क्या हो गया? सो गया। इज इट क्लियर? आई वॉज शो, शो का मतलब इतना, इतना का मतलब बहुत ज़्यादा। टायर्ड, दिस इज़ योर एडजेक्टिव, ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ये कम्बिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, शो, आफ्टर दैट एडजेक्टिव और एडवर्ब, और उसके बाद आपका क्या आएगा? दैट। दैट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली। तो डेस्परेटली दिस इज़ योर एडवर्ब, तो ये आपका क्या बना है? एडवर्ब। मतलब मुझे पैसे की इतनी बुरी तरीके से ज़रूरत थी कि, ऑटोमेटिक आपके ज़बान पर आया होगा कि। इट वॉज लाइक माना
फ्रॉम हेवन, ऐसा लगा कि ये एक माना फ्रॉम हेवन है, ऐसा लगा कि ये एक ईश्वरी मदद मुझे मिल गई। व्हेन इट अराइव्ड, जब ये अराइव्ड हुआ, मतलब एक ज़रूरत के टाइम ये मेरी मदद हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, दैट लेना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। इस पॉइंट को हमेशा आप याद रखिएगा। सो उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब, और उसके बाद आपको क्या लेना होगा, यू हैव टू यूज़ कंजंक्शन दैट। उसके बाद आपका कंजंक्शन जो होगा वो क्या होगा, दैट होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। आई कैन नॉट सी मच। आई कैन नॉट सी का मतलब मैं नहीं देख सकता हूँ। मच लाइकलीहुड, मच लाइकलीहुड। अब आप डिसाइड करें कि लाइकलीहुड का मतलब क्या होता है। आई कैन नॉट सी मच लाइकलीहुड बिटवीन हिम एंड हिज फादर। बिटवीन हिम मतलब उसके बीच में, एंड हिज फादर और उसके पिता के बीच में। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, यू टेक डिसीजन, आप डिसाइड करिए। तो कुछ आइडिया आपको मिला होगा। देखिए हमेशा आप याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर आप कॉमन एरर कर रहे हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया, फिर भी हम कॉमन एरर को नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि वो सेंटेंस की जो मीनिंग होती है उसकी अर्थ को वो लोग नहीं निकाल पाते। दैट इज़ द मेन पॉइंट। यही हमारा क्या होता है, मेन पॉइंट होता है। तो ग्रामर के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो जैसे ही आप मीनिंग सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ये महसूस होने लगता है कि यहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्या प्रॉब्लम है। आई कैन नॉट सी मच लाइकलीहुड। अब यहाँ पर हमें समझना है कि लाइकलीहुड का मतलब क्या होता है। लाइकलीहुड का मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना। तो संभावना की तो बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता हूँ, मच लाइकलीहुड, ज़्यादा संभावना नहीं देख सकता हूँ, बिटवीन हिम एंड हिज फादर, उसके और उसके पिता के बीच में। दैट इज़ मीनिंगलेस। ये हमारा पूरी तरीके से मीनिंगलेस है। तो यहाँ पर एक मिलता जुलता वर्ड यहाँ पर क्या है, लाइकनेस। तो लाइकनेस का मतलब क्या होता है, लाइकनेस का मतलब ये होता है कि लाइक का मतलब के जैसा। जैसे आदमी ने कहा लाइक मीन्स पसंद करना भी होता है। जैसे सपोज दैट किसी ने कहा यू आर लाइक योर फादर, यू आर लाइक योर ब्रदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने फादर के जैसे हैं, आप अपने ब्रदर के जैसे हैं। अगर हमने लाइकनेस बोल दिया तो लाइकनेस का मतलब एक तरीके से सिमिलरिटी, आइडेंटिकल, जैसे चेहरा मिल जाना, एकदम हूबहू एक जैसा हो जाना। तो यहाँ पर लाइकलीहुड नहीं होगा बल्कि क्या होना चाहिए, लाइकनेस होना चाहिए। तो करेक्शन हमारा कहाँ पर माना जाएगा, दिस पार्ट। दिस पार्ट इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लाइकनेस। इज इट क्लियर। तो आपने देखा कि कॉमन एरर कैसे कैसे पूछे जाते हैं। वर्ड पर भी कॉमन एरर आपको मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। द वर्ल्ड टुडे, मतलब द वर्ल्ड, संसार, टुडे आज, इज़ टोटली डिफरेंट, पूरी तरीके से डिफरेंट है, दैन वी हैव सीन इन द लास्ट सेंचुरी। दैन मतलब कंपैरिजन दिखा रहा, दैन अपेक्षा, वी हैव सीन जो हम लोगों ने देखा है, इन द लास्ट सेंचुरी मतलब पिछले शताब्दी में। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर। ये तो बड़ा आसान है, क्लियर हो गया होगा। डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा आपको क्या लेना होता है, फ्रॉम लेना होता है। जैसे किसी ने कहा सपोज दैट योर आंसर वाज डिफरेंट फ्रॉम माइन। सपोज किसी ने आपके सामने ये बोल दिया योर आंसर वाज डिफरेंट फ्रॉम माइन, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योर आंसर वाज डिफरेंट, मतलब आपका आंसर जो है वो डिफरेंट था फ्रॉम माइन। फ्रॉम माइन का मतलब मेरे आंसर से आपका आंसर जो था वो क्या था, डिफरेंट था। तो ऑलवेज रिमेंबर डिफरेंट के साथ आपको प्रीपोजिशन क्या मिलेगा, फ्रॉम। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हमारा देन नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, वी हैव टू यूज हियर फ्रॉम। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। मेनी अ मैन, मेनी अ मैन का मतलब बहुत सारे आदमी, हैज़ सकम्ड, सकम्ड का मतलब सरेंडर्ड, एक तरीके से झुक गए, मतलब अपने आप को सरेंडर्ड कर दिया। टू दिस टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब लालच, मतलब इस लालच के प्रति वो क्या हो गए, सरेंडर कर दिए, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाए। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मेनी अ मैन हैज़
सकम्ड मतलब सरेंडर्ड कर दिया टू दिस टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब ये जो लालच थी उसके प्रति। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, यू डिसाइड, आप डिसाइड करें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है अरे मेनी या मैन लगा है तो डेफिनेटली हैज़ नहीं होना चाहिए, हैव। आपकी सोच बिल्कुल सही है, बट यू हैव टू रिमेंबर वन मोर रूल। लेकिन यहाँ पर एक रूल और आपको याद करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि कहीं पर भी अगर आपका मैनी लगा है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका प्लूरल नाउन आता है, और फिर जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है, दैट इज़ प्लूरल, वो भी आपकी क्या होती है, प्लूरल। सपोज किसी ने कहा मैनी स्टूडेंट्स have been suspended, suppose। अब किसी ने कहा मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन सस्पेंडेड, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं। एब्सोल्युटली राइट, पूरी तरीके से एग्जाम्पल सही है। और अगर आपको मैनी मिले या ए या एन, इट डिपेंड्स ऑन वॉवेल, ये वॉवेल पर डिपेंड करता है। अगर कॉन्सोनेंट है तो आपको क्या लेना होगा, ए, अगर वॉवेल्स है तो क्या लेना होगा, एन, राइट। मैनी ए ऑब्लिक एन, और उसके बाद आपका क्या होगा, सिंगुलर नाउन, एस एन मतलब सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। ये भी अच्छा रूल है। तो कहीं पर भी इस तरीके की सिचुएशन अगर मिले, जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा मैनी एन इंटेलिजेंट बॉय या स्टूडेंट, कुछ भी लगा हो। अब यहाँ पर क्या लिखा, मैनी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट और बॉय, देखिए सब कुछ सिंगुलर है। एन इंटेलिजेंट ये हमारा एडजेक्टिव है, बॉय, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इज़, और उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ पार्टिसिपेटिंग। सपोज इज़ पार्टिसिपेटिंग मतलब भाग ले रहे हैं। इज़ इट क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर मैनी लगा हुआ है और उसके बाद ए और एन नहीं मिल रहा है तो एवरीथिंग विल बी इन प्लूरल, हर एक चीज़ आपकी प्लूरल में होगी। और अगर मैनी के बाद ए या एन मिल रहा है तो इसका मतलब एवरीथिंग विल बी इन सिंगुलर, हर एक चीज़ सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा, मैनी अ मैन। अब ऐसा नहीं कि आप ए हटाकर मैन का प्लूरल मैन करें फिर हैज़ की जगह हैव करें, दैट इज़ नॉट द मेथड, ये हमारा मेथड नहीं है। मैनी आ मैन, मैन इज सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या होता है, मैन, और उसके बाद क्या लगा है हमारी ऑक्सिलरी इज़ हैज़, और हैज़ के बाद कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, पूरी तरीके से सेंटेंस सही है। तो ये हमारा क्या माना जाएगा, नो एरर। तो आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से एक सीरीज़ के नाम से इसको शुरू किया गया है, 10 कदम। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 10 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और उसी से रिलेटेड जितने भी रूल है आई विल एक्सप्लेन, उसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।